मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोग बात अठन्नी की पाठ शुरू कर चुके हैं। आगे की कक्षाओं में हमने जाना कि कैसे रसीला, जो कि एक गरीब व्यक्ति था और इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर था, उसे वेतन बहुत कम मिलता था, इसलिए उसका गुजारा नहीं हो पाता था। पड़ोस के घर में जो एक चौकीदार था रमजान, वो उसका मित्र था, बहुत सहृदय था मित्र उसका। और जब एक बार रसीला को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके बच्चे गांव में बीमार थे और मालिक ने भी किसी भी तरह का एडवांस देने से मना कर दिया था, तब वो रमजान के बहुत जोर देने पर अपनी परेशानी का कारण बताता है। तो रमजान पहले तो उसे क्या सलाह देता है कि अपने मालिक से पेशगी मांग लो, यानी कि एडवांस सैलरी मांग लो। लेकिन रसीला बताता है कि मालिक ने मुझे पेशगी देने से मना कर दिया है। तब फिर रमजान अपने पास, जो उसके खुद के पास जो पैसे जुड़े हुए थे, उसमें से 5 रुपए लाकर रमजान उसको रसीला को दे देता है। हालांकि रमजान भी कोई अमीर व्यक्ति तो था नहीं, वो भी गरीब था, एक चौकीदार था, लेकिन उसके बावजूद वह, क्योंकि सच्चा मित्र था रसीला का, वो सच्चा मित्र था, उसकी मदद करना चाहता था, मददगार था, वो उसको 5 रुपए अपने जोड़े हुए पैसों में से लाके दे देता है। यहाँ पर मैंने शुरू में ही बोला था कि आप लोग मुख्य इसमें से जो प्रश्न निकलते हैं अक्सर, कि चरित्र चित्रण का प्रश्न निकलता है, तो क्या क्या आप लोगों को सामने हर चरित्र की विशेषताएं आती जा रही हैं, उन्हें नोट करते चलिए। बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना होता है, लेकिन आपको 3, 4 या 5 लाइन में चरित्र चित्रण देना होता है। तो आपके पास उसके मुख्य पॉइंट्स रहेंगे कि वो किस तरह का व्यक्ति था, उसका चरित्र किस तरह से था, तो आपको उसे बताते लिखते बनेगा। आपको उसके कोई सब हेडिंग्स देके उन्हें एलाबरेट नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे पहले हमारे पास आया कि रसीला एक गरीब व्यक्ति था, तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। इसकी तरह कैसे शुरुआत कर सकते हैं कि रसीला जो है बात अठन्नी की कथा का मुख्य पात्र है, वह एक गरीब व्यक्ति था और जगत सिंह का इंजीनियर था। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि वह बहुत ही सरल हृदय का व्यक्ति था, सच्चा था, ईमानदार था और आत्मसम्मानी था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वह आत्मसम्मानी था, क्योंकि कहीं अधिक पैसे मिलने के लालच में वह जगत सिंह की नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपना आत्मसम्मान प्रिय था। आगे भी उसके जो रसीला के चरित्र के पॉइंट्स आते जाएंगे, उनको हम लिखते जाएंगे, जिससे हम उन सबको एक लाइन में जोड़ के, हमें शॉर्ट एंड स्वीट आंसर बनाना होता है। हम उन सभी जो उसके चरित्र के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, हम उनको अपने दिमाग में रखेंगे, उन सबको कंक्लूड करते हुए एक आंसर बनाएंगे। वैसे चैप्टर्स खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में इस तरह का कोई आंसर लिखवा के भी बता दूंगी, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हमको किस तरह से चरित्र चित्रण करना होता है। लेकिन आप लोग हर पॉइंट नोट करते जाइए अपने दिमाग से, अपना सोच के। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर लिखवा दिया और कल को आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप वही का वही उठा के लिख देंगे। आंसर जो मैं लिखवाऊंगी वो होगा सिर्फ आपके एक जानकारी के लिए, आपको जानने के लिए कि किस तरह के आंसर हमको एग्जाम में लिखने चाहिए। लेकिन अगर आप एज इट इज उठा के लिख देंगे और सारे बच्चों का आंसर एक जैसा हो जाएगा, तो आप लोगों को मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में, बोर्ड में हमारे पास हर बच्चे का आंसर एक अलग रूप में होना चाहिए, आपके अपने शब्दों में होना चाहिए। तो आप लोगों को पॉइंट्स, जितना अच्छा आप आंसर बना पाएंगे, आप ध्यान देते रहिए कि किस तरह से, किस पंक्ति से आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के चरित्र की क्या बात पता चल रही है, क्या विशेषता पता चल रही है। वो पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, मैं भी साथ में डिस्कस करती रहूंगी, और फिर उसको मिला के आप एक अच्छा सा आंसर अपने दिमाग में बनाएंगे और उसको कॉपी में एक कंपोज करेंगे अच्छी तरह से। आगे का हम लोग आज लेसन शुरू करते हैं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। जो रमजान ने रसीला की मदद की, रसीला ने पैसे गांव भेजे, वहां पर बच्चों का इलाज हो गया और बच्चे उसके स्वस्थ यानी कि ठीक हो गए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण का मतलब होता है उधार, ठीक है। ऋण का अर्थ होता है कर्ज या उधार। केवल 8 आने बाकी रह गए। अब आज की तारीख में तो 8 आने, 4 आने वगैरह चलते ही नहीं है, लेकिन पहले 8 आने, अभी कुछ समय पहले तक, कुछ सालों तक पहले भी चलते थे। 8 आने का मतलब होता है 50 पैसे, यानी कि 1 रुपए का आधा हिस्सा 8 आने। 8 आने यानी 50 पैसे। उसके बाद है, रमजान ने कभी
पैसे न मांगे फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता था। धीमे धीमे करके क्या किया कि रसीला ने पैसे जोड़ जोड़ के उसके पैसे 5 रुपए में से 4.5 रुपए तो उसने लौटा दिए, क्योंकि बेचारे की कुल तो तनख्वाह 10 रुपए थी और उसके बावजूद उसमें से घर पूरा भेज दिया करता था, बचता तो था नहीं। फिर भी उसने किसी तरह से जोड़ तोड़ के उसके 4.5 रुपए वापस कर दिए, केवल 8 आने बाकी रह गए। यहाँ से हमको रसीला के विषय में क्या पता चलता है कि वह वास्तव में ईमानदार व्यक्ति था। उसके मन में गरीब होने के बावजूद ऐसी कोई भावना नहीं थी कि वह अपने दोस्त का दिया हुआ पैसा वापस ना करे। उसने जैसे तैसे भी पैसा इकट्ठा करके 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे बचे और बाकी के पैसे लौटा दिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और कि वहां पर उसके सिर्फ 8 आने देने को बाकी रह गए, लेकिन उसको उसके बावजूद भी बहुत शर्म आती थी। क्या लिखा हुआ है कि रमजान भी इतना अच्छा था। देखो यहाँ पर रमजान के चरित्र चित्रण में ये बात जुड़ती है कि रमजान जो था उसका सच्चा मित्र था। उसने जरूरत पड़ने पर रसीला की मदद की और उसके कभी पैसे उसने वापस नहीं मांगे, क्योंकि रमजान भी गरीब था, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी पैसे नहीं वापस मांगे कि मैंने तुम्हें 5 रुपए दिए थे, तुम मुझे पैसे वापस करो, 50 पैसे तो वापस रह गए, तुम मुझे वापस करो। ऐसा उसने कोई जोर नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था रसीला की परिस्थितियाँ क्या हैं, तो उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया। लेकिन यहाँ रसीला भी जो था सच्चा ईमानदार व्यक्ति था, आत्मसम्मानी था, उसके मन में शर्म महसूस होती थी कि मैं इसके 50 पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ। दोनों मित्र थे, रमजान ने कभी कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद रसीला उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था। उसकी आंखें शर्म से इसको झुक जाती थी कि मेरे पैसे बाकी हैं, इसको उधार देना बाकी है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला जिनके यहाँ नौकरी करता था वो बाबू जगत सिंह किसी से बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। बस 500 कहाँ, तो रसीला को मात्र 10 रुपए देने में भी वो उसमें से भी पेशगी देने में 1-2 रुपए आनाकानी करते थे और उसकी तनख्वाह 1-8 रुपए बढ़ाने में भी वो मना कर देते थे कि तुम चाहो तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। लेकिन यहाँ पर 500 रुपए क्या ले रहे थे, वे रिश्वत ले रहे थे। यहाँ पे जो बात हो रही है बस 500, क्या है ये 500 रुपए रिश्वत है। इंजीनियर बाबू किसी काम के लिए किसी व्यक्ति से 500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत का मतलब होता है घूस, ठीक है। किसी से हम पैसे लेते हैं, किसी काम को करने के बदले में गलत रूप से पैसे लेते हैं, उसे हम कहते हैं इल्लीगली जो पैसा लिया जाता है उसको कहते हैं हिंदी में रिश्वत। इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर बाबू की चरित्र का क्या पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। इंजीनियर बाबू क्या थे, शुरू में हमने देखा कि इंजीनियर बाबू निर्दयी थे, कठोर हृदय के थे। जगत सिंह की वो अपने रसीला जो नौकर था उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। दूसरा, वो कंजूस थे, बार बार रसीला के कहने पर भी, प्रार्थना करने पर भी वो उसकी तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं थे। तीसरी बात, उनके अंदर जो था रसीला के प्रति कोई प्रेम नहीं था। इतना पुराना नौकर था, इतना विश्वसनीय नौकर था, उसके बावजूद उसे वो धमकी देते थे कि तुम्हें काम छोड़कर जाना है, चले जाओ। तीसरा, इनके अब एक बहुत बड़ा जो इनके चरित्र चित्रण का एक जो विशेषता सामने आई है वो क्या है कि वो भ्रष्ट थे, यानी कि रिश्वतखोर थे। वे ईमानदार नहीं थे, बेईमान थे। वे लोगों से काम करने के बदले में रिश्वत लिया करते थे। और उससे भी बड़ी बात है कि एक तरह से वो बेशरम थे। क्या कह रहे हैं, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। 500 रुपए, जिस जमाने में 10 रुपए वेतन मिला करता था उस जमाने में 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती होगी। 500 रुपए रिश्वत लेने के बाद भी वो सामने वाले व्यक्ति को क्या धमका रहे थे कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब 500 रुपए जैसी मामूली रकम आप मुझे देकर मेरा अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपमान का विलोम शब्द क्या होता है, मान, यानी कि सम्मान, ठीक है। अपमान, मान, अपमान, अपमान, मान, ये विलोम शब्द है। आप साथ में लिखते जाइए। इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और जगत सिंह के सामने आई है कि वो लोभी था, लालची था। वो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति लोभी होता है वही व्यक्ति बेईमान भी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो कभी भी अपने मन में किसी दूसरे पैसे के लिए, अन्याय से कमाए हुए पैसे के लिए, इल्लीगल तरीके से कमाए हुए पैसे के लिए लालच नहीं रखेगा।
तो ये व्यक्ति कैसा था? एक तो निर्दयी था, कठोर हृदय वाला था, दूसरा कंजूस था, और इसके अंदर और दूसरी क्या बात आई है कि वह बेईमान था और लालची था। ठीक है, तो ये इसके जगत सिंह के मुख्य पॉइंट सामने आ गए हैं। हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। जो दूसरा व्यक्ति बैठा था वो क्या कर रहा है? उसकी मिन्नतें कर रहा है, जो उसको रिश्वत दे रहा है उसको मिन्नतें कर रहा है कि हुजूर मान जाइए। हुजूर मतलब ये उर्दू वर्ड है हुजूर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर बोलते हैं, हिंदी में हम श्रीमान बोलते हैं, तो ये उर्दू वर्ड है। आपने देखा होगा तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, उसी तरह से जो विदेशी शब्द होते हैं यानी कि बाहर के भाषाओं से आए हुए जो शब्द होते हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो हुजूर जो है वो है उर्दू शब्द है। आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया है कि 500 रुपए भी दे रहा है, उसके बावजूद भी उससे क्या सोच कह रहा है कि इतने ही पैसे प्लीज रख ले। सोच लीजिए कि आपने मेरे काम के पैसे नहीं लिए थे, आपने फ्री कर दिया था, इस तरह से कर दिया था, तो वो उससे मिन्नतें कर रहा है। ये जो पंक्तियां आ रही हैं जैसे है 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, इन पंक्तियों को अंडरलाइन कर लीजिए। गद्यांश जो आते हैं और उनके अंदर से जो प्रश्न निकल के आते हैं, इस तरह की एक पंक्ति दे रखी होती है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये बात किसने कही, किससे कही, क्यों कही, कब कही, और इसके द्वारा जिस व्यक्ति की बात हो रही है उस व्यक्ति का क्या चरित्र की विशेषता सामने निकल के आ रही है, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर से कोई पंक्ति आ जाती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं, याद ही नहीं आ पाता है कि ये किसने कहा था, किस पाठ में से लिया गया था। तो पहला अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इसका श्रोता कौन है और वक्ता कौन है, या ये कह सकते हैं कि ये बात किसने किससे कही। तो ये कौन कह रहा था? जगत सिंह कह रहा था। किससे कह रहा था? जिस व्यक्ति का वो काम करने वाला था, अर्थात जिस व्यक्ति से वो रिश्वत ले रहा था उससे कह रहा था। अब इससे और क्वेश्चन निकल के आता है, इस पंक्ति से जगत सिंह की किस विशेषता का पता चलता है? इस पंक्ति से पता चलता है कि जगत सिंह लालची था और बेईमान था, रिश्वतखोर व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद जो है आगे, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया भीतर रिश्वत ली जा रही है। रसीला ने सारी बातें सुन ली और समझ गया कि अंदर, भीतर यानी कि अंदर। ठीक है, भीतर का अर्थ होता है अंदर। यहाँ पे अर्थ लिख लीजिए, भीतर का अर्थ है अंदर, और उसका विलोम अगर हम लिखते हैं तो भीतर का क्या होगा? बाहर। भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। क्या सोचने लगा? अरे समझ गया कि रिश्वत ली जा रही है, उसको पता चल गया कि एक ही चीज में, एक ही झटके से एक बार में उसको 500 रुपए मिले जा रहे हैं। कहाँ वो एक 2 रुपए के लिए तरस रहा था, 5 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, और अंदर जो है 500 रुपए के लेन देन की बात चल रही है। उसे सुना तो उसे लगा कि रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है। आसान का विलोम शब्द होता है कठिन। ठीक है, और आसान का अर्थ यानी कि समानार्थी क्या होगा? सरल। आसान का अगर समानार्थी पूछा जाए, अक्सर इस तरह से ग्रामर में पूछा जाता है, तो आसान का समानार्थी होगा सरल और विलोम क्या होगा? कठिन। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। उसे दुख लगा, उसे बुरा लगा, उसे क्या लगा कि कितने आसानी से ये लोग 500 रुपए कमा ले रहे हैं, जबकि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, पूरे महीने मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा काम करता है। एक नौकर है, घर भर के काम उसको करने रहते हैं, उसके बाद मुझे पूरे महीने के बाद 10 रुपए मिलते हैं, और इनको एक झटके में एक व्यक्ति से 500 रुपए मिले जा रहे हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बातें सुना दी। ऊपर भी जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं उस डायलॉग को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, सारे डायलॉग्स को अंडरलाइन करते चलेंगे, क्योंकि उनमें से प्रश्न निकल के आ सकते हैं कि रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। यह बात सुन के रसीला के मन में क्या विचार आया? रसीला के मन में यह विचार आया कि बहुत रिश्वत से पैसा कमाना कितना आसान है, और हम सारा दिन मजदूरी करके भी आखिर में पूरे महीने भर बाद 10 रुपए ले पाते हैं। ठीक है, बात किसने कही थी? किसने बोली? रसीला ने। किससे कही? अपने मन में सोची। ठीक है,
कब ये बात उसके दिमाग में आई? जब उसने ये सुना कि जगत सिंह बाबू रिश्वत ले रहे हैं। ठीक है, किससे बताई उसने? रमजान से बताई ये बात। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। जब भी इस तरह के कुछ भी आप पहली बात तो ये है कि आप पूरे चैप्टर्स को बार बार ध्यान से सुनिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि हमको पूरा पीछे का बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पीछे का बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है ना। तो उसमें हमको पहले मालूम होना चाहिए कि ये बात क्यों आई है, कहाँ से आई है। पंक्ति एक दे रखी है, लेकिन अगर हमको उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं मालूम हुआ कि क्यों ये बात आई है, उसके पीछे क्या कारण था, तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे। जरूरी नहीं है कि उस पंक्ति में जितना दिया है बस उतना ही। छोटे बच्चों की तरह आपको नहीं आ जाएंगे क्वेश्चन कि रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, तो क्वेश्चन आ गया क्या कमाने का तरीका है, कैसा तरीका है, ये इस तरह का नहीं आएगा। आगे पीछे से भी उससे क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। रमजान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यानी कि उसने क्या कहा? उनके भी गुरु, यानी कि हमारे शेख साहब तो उससे भी ज्यादा बड़े बेईमान हैं, उससे भी ज्यादा बड़े रिश्वतखोर हैं। तो यहाँ पर शेख साहब की भी ये विशेषता आई है चरित्र की कि वे भी बेईमान थे और भ्रष्ट व्यक्ति थे। आज भी एक शिकार फंसा है। शिकार फंसा है का मतलब आज भी उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिससे वे रिश्वत लेके काम करेंगे, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे, जज थे। जो लोग किसी केस में फंसे हुए होते हैं, चाहे सच्चे केस में हो चाहे झूठे केस में हो, आप लोग जानते होंगे कि कई बार अपराधी भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे देकर, जज को पैसा खिला के या वकील को पैसा देके, रिश्वत देकर वो लोग छूट जाते हैं और उनको सजा पाने से बच जाते हैं। तो रिश्वत देके गलत कार्य करते हैं। तो इस तरह के ऐसा नहीं है कि समाज में ईमानदार व्यक्ति नहीं है, कि सारे जज जो है, सारे इंजीनियर हैं, सारे वकील हैं, वो सारे बेईमान हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में हर तरह के लोग होते हैं, बेईमान भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेख साहब थे, जो जस्टिस साहब थे, जज साहब थे, वो क्या थे? बेईमान थे और बहुत बड़े भ्रष्ट व्यक्ति थे। 1000 से कम में तय न होगा। क्या अर्थ हुआ इससे? 1000 से कम तय ना होगा, यानी कि शेख साहब 1000 रुपए से कम रिश्वत लिए बिना बात नहीं मानेंगे, सामने वाले व्यक्ति का काम करके नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं कक्षा में। आगे की जो पंक्ति, आगे का पार्ट है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में, अभी आप मुझे कुछ भी मत भेजिए, आप अपनी नोटबुक में सब कुछ ये सारा अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप अपने आप से, अपनी सोच से खुद प्रश्न बनाइए कि क्या क्या प्रश्न निकल के सामने आ सकते हैं। क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कि जरूरी नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपको बुक में, वर्कबुक में लिखा मिला है वही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बोर्ड में पेपर सेट करने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, वो क्या क्वेश्चन बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद क्वेश्चन निकालें, अपने आप से उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सबके अलग अलग बनेंगे, किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन बनाए, किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, अनगिनत क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसलिए सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस अपनी कॉपी में बनाइए, आप उनको लिखिए। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन बना के अपनी कॉपी में लिखिए। आगे का चैप्टर हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे।